एसवाईजियंस, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये यंग इंटेंस प्रोग्राम 2024 का एपिसोड 2 पार्ट 2 वीडियो रहने वाला है। इससे पहले इसका एक वीडियो जिसमें मार्गदर्शिका बताई गई है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कितने ज़िले रहने वाले हैं, कितनी संख्या रहने वाली है और क्या मानदेय रहने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया जा चुका है। उस वीडियो का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको SSOID के थ्रू फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वेबसाइट आपके सामने है statistics.rajasthan.gov.in। यहाँ पर आपको ये जो YIP 2024 ब्लिंक कर रहा है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और एक नया इंटरफेस जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें हम आते हैं और स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर YIP 2024, गाइडलाइंस फॉर YIP 2024, डायरेक्शंस इन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। ऑलरेडी ये वीडियो मैं बना चुका हूँ, डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो पहले वो वीडियो देखिएगा। आइए अप्लाई कैसे करते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर यंग इंटेंस प्रोग्राम 2024। इस पर टैप किया। टैप करते ही प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है और देखते हैं कौन सी इंटरफेस हमारे सामने ओपन होने वाली है। हमारे सामने SSOID ओपन होती है। अगर आपने इसमें अपना SSOID का अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहले SSOID पर आपका अपना अकाउंट बनाना होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ई मित्र पे भी जाते हैं तो वहाँ अपने SSOID के थ्रू ही आपको फॉर्म भरना है। ई मित्र वाले के SSOID के थ्रू फॉर्म नहीं भरना है। आपको वहाँ भी अपना SSOID ओपन करना है, उसके थ्रू इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो यूट्यूब पे आप रजिस्ट्रेशन का वीडियो देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आपको क्या करना है, लॉगिन पे टैप करना है। मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे टैप करूँगा। टैप करने के बाद में मैं जो मेरे अकाउंट का नाम है पहले वो यहाँ लिखूँगा, फिर मेरा जो पासवर्ड है वो लिखूँगा, फिर ये कैप्चा कोड डालूँगा और उसके बाद में लॉगिन कर दूँगा। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो एक बार जो है मैं अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ तो मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। SSOID पर आ चुका हूँ। SSOID के ऊपर मैं जो है पहले सर्च करूँगा। मुझे यहाँ पर अदर ऐप्स में टैप करना है। टैप करने के बाद में मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारे इंटरफेस जो हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं। मुझे यहाँ ढूंढना है कि ये यंग इंटेंस प्रोग्राम का लिंक कहाँ पर है। तो मैं नीचे जा रहा हूँ और धीरे धीरे मुझे यहाँ पर सर्च करना होगा क्योंकि एकदम से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी दी हुई है, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ढूंढ रहे हैं। सर्च इन प्रोग्रेस, मैन एट वर्क, सर्च इन प्रोग्रेस, मैन एट वर्क, मिल गया। यहाँ पर ये यंग इंटर्न्स प्रोग्राम जो है वो सबसे राइट हैंड साइड पर यह है। इसके ऊपर टैप कर देंगे। जैसे इसके ऊपर टैप करते हैं इंटरफेस नया ओपन होगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ वेट वाइल यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू यंग इंटेंस प्रोग्राम। आ चुका है। यहाँ जो जिस भी कैंडिडेट का नाम है वो कैंडिडेट का नाम यहाँ मेंशन करेगा। उसके बाद में लॉगआउट का ऑप्शन है, बैक टू SSO है। यहाँ पर आपको जो है कुछ चरण जो हैं वो पूरे करने होंगे। हमको वो चरण देखने हैं। क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स अबाउट यंग इंटेंस प्रोग्राम पे टैप नहीं करना है। 11 दिसंबर को शुरू हो चुकी है, 25 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी। अप्लाइंग फॉर बैच YIP 2024 एप्लीकेंट SSO डिटेल्स। यहाँ इफ़ यू वांट टू चेंज अबव डिटेल दैन चेंज इट ऑन SSO राजस्थान। ऊपर कुछ आपकी प्राइवेट डिटेल्स होंगी, वो आप अगर चेंज करना चाहें तो SSO की वेबसाइट पे कर सकते हैं। यहाँ पर डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड पे टैप करेंगे। ठीक है, जो भी आपको लागू होता है वो लिख देंगे। उसके बाद में आपको अप्लाई फॉर इंटर्नशिप के लिए टैप कर देना है और प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रीन के ऊपर आपके YIP का फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आपको आपका एप्लीकेंट नेम जो 10th की मार्कशीट में है वो लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो ऑपरेटिव
होने चाहिए, संचालन में होने चाहिए। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखना है, जेंडर मेंशन करना है, आपकी कैटेगरी एस जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है यहाँ पर है वो लिखनी है। उसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस शादी का है, अनमैरिड है, मैरिड है वो लिखना है। फिर आपको आधार कार्ड जो है उसकी लास्ट की 4 डिजिट्स यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद आपको कैटेगरी लिख चुके हो, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी स्पाउस का, वाइफ या हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद जन आधार कार्ड या जन आधार अगर आपका बना हुआ है तो उसकी आईडी या उसका एनरोलमेंट नंबर या उसका रिसिप्ट नंबर आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डू यू हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग, यस नो करना है। डू यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर स्किल्स और एमएस ऑफिस वगैरह की आपको बेसिक स्किल्स नॉलेज है तो आपको यस नो करना है। आई हैव, उसके बाद में आपको जो है ये लाइन जो है यहाँ पर कुछ मुझे भी क्लियर नहीं है, इसमें यस नो जो भी आपको लागू होता है वो भी करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आई हैव, इफ़ यू हैव ज्वाइंड एनी पेड इंटर्नशिप ऑफ मोर देन 1 मंथ ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान तो यस नो करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस है। इसके अंदर बेसिकली आपको जो है सबसे पहले अपना एप्लीकेंट एड्रेस डालना होगा, तो आपका नाम लिखा हुआ आएगा। नाम के बाद में यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 होगी, एड्रेस लाइन 2 होगी। उसके बाद आपका लैंडमार्क होगा, पिन कोड लिखना है, डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ से आते हैं राजस्थान के वो लिखना है। अगर आप राजस्थान से हैं या किसी और स्टेट से हैं तो वो वहाँ लिखना होगा। उसके बाद आपको आपका ये ऊपर जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, नीचे वाला एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका ऊपर वाला और नीचे वाला एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस के अंदर टिक कर देना है। अगर अलग अलग है तो आपको एड्रेस लाइन 1, 2, लैंडमार्क, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड लिखना है। ये इंटर्नशिप जो है वो राजस्थान के अलावा इंडिया के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए भी है, तो आप किसी भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट से आते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी डिटेल्स रहने वाली है वो बेसिकली आपकी एकेडमिक्स की रहने वाली है। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेकेंडरी, जिसे आप 10th क्लास कहते हैं, उसका सब्जेक्ट और फैकल्टी जिसमें आप ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम, इसके अंदर आपको आपका जो स्कूल का नाम है वो प्लस आपका जो बोर्ड लागू होता है वो लिख देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, आपने किस साल पास की थी। नेक्स्ट आपका रोल नंबर लिखना है, जैसे 10th क्लास में आपकी मार्कशीट पे जो रोल नंबर था वो लिखना है। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन इन मंथ्स, 1 साल का कोर्स था तो 12 महीने लिखेंगे। अगर आपका CGPA है या परसेंटेज है तो वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं, या 100 CGPA या 10 CGPA जो भी होता है वो, कितनी परसेंटेज 10th में रही है वो लिखनी है, या CGPA है वो लिखना है। उसके बाद परसेंटेज लिख देना है या CGPA लिख देना है। तो आपको 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स ऐसे ही फिल करनी है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो प्रोफेशनल कोर्सेज के बेसिस पर, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर मेडिकल, लॉ, CA, CS और इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, तो उसके अंदर अगर आप केवल बैचलर्स डिग्री रखते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में ये प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री नहीं है, आपने BA, BCom, BSc किया हुआ है, और तब आपके पास में PG या पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसमें जो टेक्निकल कोर्सेज, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनमें 60% या मिनिमम 6 CGPA होनी चाहिए, मिनिमम 60% होनी चाहिए। और अगर आप BA, BSc, BCom है और उसके बाद आपने PG भी कर रखी है तो आपके BA, BSc, BCom की परसेंटेज के बारे में यहाँ इसके नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। आपके बिलो 60% है तो भी आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मास्टर की डिग्री में मिनिमम 60% या 6 CGPA मिनिमम होना चाहिए। तो आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो प्रोफेशनल कोर्सेज के बेसिस पर, उसमें आपके पास PG है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर PG है तो आपके बेनिफिट रहेगा, लेकिन अगर आपके पास में प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री नहीं है, आपके पास में BA, BSc, BCom की डिग्री है, तो उसके साथ आपके पास अगर PG की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है और उसमें 60% है, तो आप ये दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको आपकी डिटेल्स, किस साल में पास की, आपके अगर आप ग्रेजुएशन की बात करें तो आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आपको लिखना होगा। फॉर एग्जांपल आपने BSc या BCom या BA या जो भी बैचलर की डिग्री की है उसमें जो फाइनल ईयर में एग्ज़ाम का रोल नंबर है वो यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको 3 साल की रही है तो 36 महीने, ऐसा करके आपको लिखते जाना है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी पढ़े हुए हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर जो आपका सेकेंड ईयर है या जो 4th सेमेस्टर में जो मार्कशीट में रोल नंबर दिया गया है उसमें जो रोल नंबर लिखे हैं वो यहाँ मेंशन करने हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई और एजुकेशन ले रखी है,
उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे वो भी ऐड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा ले रखी है उतनी ज़्यादा आप 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। तो ये आपका क्राइटेरिया इसका हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ चलते हैं। तो अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपका MBBS, MBA, BBA और ये अपना LLB, CA, CS जो होते हैं वो प्रोफेशनल के अंदर आते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो गूगल से पूछ लीजिएगा कि आपकी जो डिग्री है वो प्रोफेशनल है, उसका डिग्री का नाम लिख के आप पूछ सकते हैं कि क्या ये डिग्री प्रोफेशनल है। तो आप एजुकेशंस जो हैं वो वहाँ जो दी हुई है, उसके अलावा भी अगर आपने एक्स्ट्रा एजुकेशन जैसे PhD कर रखी है या आपने DLIT कर रखी है या कुछ और कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर ऊपर ऐड कर सकते हैं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको आपका जो कोर्सेज़ हैं उनका सबसे पहले प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है। उसके बाद में आपकी फैकल्टी, साइंस या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग जो भी है वो लिखना है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद में कोर्स ड्यूरेशन महीनों में लिखनी है। नेक्स्ट आपका रोल नंबर था। उसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज, CGPA है तो CGPA कितने CGPA होते हैं, सिस्टम CGPA 100% 100% होते हैं या CGPA 10 है तो वो लिखना है। उसके बाद आपका 10 CGPA से कितना CGPA है वो लिखना है या फिर परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको एक्टिविटीज़ कर देनी है। स्पेशल स्किल्स इफ़ एनी, स्पेशल स्किल्स के अंदर बेसिकली आपका आपने RSCIT किया हुआ है, आपने कोई और सॉफ्ट स्किल्स कोर्सेज किए हुए हैं, आपने टैली की हुई है, आपने अगर RSCSP की हुई है या और भी कोई स्किल्ड जो कोर्सेज होते हैं, स्किल के जो कोर्सेज होते हैं, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन, जावा, C++। और अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं तो आपने और कोई कोर्स किए हुए हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं तो आपने कॉमर्स की फील्ड में कोई स्किल्स या कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है तो वो कोर्स यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और उसका अगर कुछ आपके पास PDF वगैरह हो तो वो भी अगर अटैच करने के लिए मांग रहे हैं तो आप भर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर आपका जो है रेफरेंस डिटेल्स, एंटर एटलीस्ट 2 रेफरेंस डिटेल्स। ये रेफरेंस जो होता है वो बेसिकली बहुत ब्रॉड टर्म है। पहले के ज़माने में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारे पास सिस्टम नहीं थे, तो हम जान पहचान के आधार पर नौकरी लगा दिया करते थे, जान पहचान के आधार पर नौकरी दे दिया करते थे कि हमारे श्रीमान जी ये हैं तो उनके माध्यम से उनका रेफरेंस लेके हम उस नौकरी के लिए चले जाया करते थे। तो यहाँ पर वही ये पुराना सिस्टम है जिसको अभी भी ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपका अगर कोई जानकार जो बहुत अच्छे रेपुटेड हैं, सोसाइटी में रेपुटेटेड हैं, कुछ बड़ी पोस्ट पे हैं, कोई MLA हैं, कोई MP हैं या कोई मिनिस्टर हैं या IAS ऑफिसर हैं या RAS ऑफिसर हैं या कुछ रेपुटेटेड डिजिग्नेशन होल्ड करते हैं, तो उनके 2 रेफरेंस देने हैं। और वो रेफरेंस इसलिए देने हैं कि ये भी आपको जानते हैं और ये आपका जो काम है और आपको बाय पर्सनली ये आपको वेरीफाई कर सके कि हाँ हम आपको जानते हैं, जो कैंडिडेट फॉर्म भरा उनको जानते हैं, इसलिए रेफरेंस मांगा जाता है। तो उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल और उनका एड्रेस देना यहाँ पर 2 ज़रूरी है। नेक्स्ट डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है इसमें 150 सीट्स रहने वाली है, जिसमें 100 सीट्स तो है वो डिपार्टमेंट की है और 50 सीट्स जो हैं वो अलग अलग ज़िलों की हैं। तो आपको जो है, आप डिपार्टमेंट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको चूज़ करना है। लगभग 30 डिपार्टमेंट्स इसमें इस बार अवेलेबल हैं, जिनकी डिटेल्स जो हैं वो इसके पार्ट 1 में है। उस पार्ट 1 का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप राजस्थान के 50 ज़िलों में अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपसे अगर ये डिपार्टमेंट लेवल पे अप्लाई करने के लिए कह रहा है तो आपको जो है वो डिपार्टमेंट लेवल में भी अगर ये ऑप्शन ले रहा हो कि आप मोर देन 1 डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं तो एक बार आप कर लीजिएगा अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो। और अगर डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा कोई ऑप्शन आपको आ रहा है कि आप मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। मुझे इसका इतना डिटेल आइडिया नहीं है। अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो जितने ज़्यादा ऑप्शन आप भरेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। और अगर एक ऑप्शन ही आ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको वो सबमिट करना है। उसके बाद आपको जो है अपनी एक ID जो है, अपनी फ़ोटो जो है वो सबमिट करनी है लेटेस्ट, अपना सिग्नेचर लेटेस्ट अपडेट करना है। अगर यहाँ पर आपका ID प्रूफ का PDF मांगा जाता है तो वो भी आपको सबमिट करना है। कुछ ये डिटेल्स थी जो आपको इसमें शेयर करनी है। और अगर कोई और क्वेरी होती है आपकी तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन मत पूछिएगा। पहले आप इसका पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो वीडियो देखने के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, आपको नॉलेज हो जाएगी। और स्किल युद्ध गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके इंटरव्यूज़ के, GD टॉपिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उनके प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। और 25 तारीख के बाद में भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा डेट बढ़ी है या नहीं।
इस वीडियो में यही कंटेंट था जो आप सभी एसवाई एजेंट्स के साथ शेयर किया गया है। आप सभी को शुभकामनाएं, आपके आने वाले इस वाईआईपी के इंटरव्यू और जीडी के लिए शुभकामनाएं। मिलते हैं स्किल ड्यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।